स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और लास्ट टाइम में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की परिभाषा देख ली थी, मात्रक देख चुके थे। आज देखते हैं उसके लिए सूत्र की स्थापना या उसका फॉर्मूला मेकिंग कैसे होता है। तो 6 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे आज आप लोग लिखना। तो यहाँ से समझिए और साथ साथ लिखते चलिए। 6 पॉइंट है, हेडिंग डालेंगे आप गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र की स्थापना। तो इसमें हम ये मान के चलेंगे कि कोई एक वस्तु m द्रव्यमान की है और वो u वेग से चल रही है, उसका प्रारंभिक वेग u है, इस वेलोसिटी उससे चलना स्टार्ट कर रही है। तो अब अगर इस वस्तु के ऊपर आप F बल यानी बाहर से कोई बल F बल लगाते हो तो उससे वो d डिस्टेंस कवर करेगी और उसके बाद उसका वेग बढ़कर v हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि माना m द्रव्यमान की वस्तु प्रारंभिक वेग किसको कहते हैं, जिससे चलना वस्तु प्रारंभ करती है। तो वो आपका प्रारंभिक वेग है, उसको दिखाते हैं u से। जब इस पर F बल लगाया जाता है तब d, यहाँ तक नोट करेंगे। d के बाद में d विस्थापित होकर इसका वेग v हो जाता है। तो d क्या आपका विस्थापन है, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो इसका विस्थापन v हो जाता है। इस स्थिति में वस्तु द्वारा किया गया जो कार्य है वो यहाँ से आप निकालेंगे W इक्वल्स टू, तो यहाँ पर एक एडवांस नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर करेंगे। तो एफ वेक्टर डी जब डी डॉट हटाएंगे तो उनके साथ में एफ डी कॉस थीटा आता है। तो यहाँ पर डब्ल्यू बराबर एफ लिखेंगे एफ डी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्यों कहा आपने, वो इसलिए कहा कि जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं वस्तु का विस्थापन उसी दिशा में होगा। तो दोनों की दिशा समान है। किस किस की दिशा समान है, बल की और विस्थापन की, इसलिए इनके बीच में बनने वाला कोण 0 डिग्री या शून्य लिया गया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा की जगह पर कॉस 0 डिग्री आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। और कॉस जीरो का मान आप सभी जानते हैं, कॉस जीरो इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 का मल्टीप्लाई करते ही डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी आपके पास में बचेगा। अब आगे आप लिखेंगे गति के द्वितीय नियम से। तो गति के द्वितीय नियम से जैसे आप देख पा रहे हैं कि F इक्वल्स टू एम इंटू ए, और ऊपर जो समीकरण है पहली वाली, यानी इस समीकरण में F का मान F इक्वल्स टू एम ए प्लेस कर देंगे, यानी यहाँ पर F इक्वल्स टू एम ए आप मान लगाएंगे। एम इंटू ए लिख के इसको इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन समीकरण नंबर 2 लिख कर छोड़ देंगे। अब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे गति के तृतीय समीकरण से। गति का तृतीय समीकरण में एक बार लिख देता हूँ आपके सामने। गति का तृतीय समीकरण होता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। तो गति के तृतीय समीकरण में यहाँ पर वी स्क्वायर की जगह, क्योंकि आपने देखा था एफ बल लगाने के बाद जो वेलोसिटी थी यानी जो वेग था वो यू से बढ़कर कितना हो गया, वी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वी और यू का आप एज इट इज लिखेंगे। प्लस 2a, क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है इसलिए इसमें त्वरण भी पाया जाता, तो 2a आया। बस अंतर ये है कि s की जगह पर यहाँ पर विस्थापन d ले लिया गया है। तो यहाँ पर s की जगह पर आप क्या लिखेंगे, d। यदि वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करे यानी u बराबर 0 करेंगे। पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था से चल रही है या स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी जाती है, फ्रीली मोशन हो रहा है उसका, तो इसका मतलब ये है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 से स्टार्ट हुई होगी। तो यहाँ पर u इक्वल्स टू आप जब 0 रखेंगे तो ये फैक्टर आपका खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ad। और यहाँ से a का मान निकाल लीजिए। a का मान क्या होगा, a इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2d। ठीक है, तो a का मान अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से अगर आप a का मान निकालेंगे तो v 2 और d मल्टीप्लाई में है, तो इसको को आप लिख देंगे वी स्क्वायर अपॉन 2d, यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर f इक्वल्स टू एम 8 समीकरण नंबर 2 में आपने m d तो पहले से ही है, वी स्क्वायर a का मान आपने प्लेस किया वी स्क्वायर अपॉन d, तो बस यहीं पर d से d आप कैंसिल करिएगा, d से d खत्म होगा, केवल क्या बचेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा। ओके, तो यहाँ पर ये आप इस स्टेप पर आ जाएंगे W इक्वल्स टू 1/2 mv²। अब स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे कि यह किया गया कार्य ही गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, यानी W बराबर k होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ W की जगह पर आपको क्या लिखना है, k लिखना है और इसको बॉक्स में बंद करना है। तो k इक्वल्स टू 1/2 जो गतिज ऊर्जा का सूत्र है, ये सूत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आपने गति ऊर्जा का सूत्र प्राप्त किया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है आपका पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। और परिभाषा कह रही है कि किसी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा अवस्था के कारण
ध्यान से सुनिए, किसी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से आप इसे प्रदर्शित करेंगे। कैसी राशि है? अदिश राशि है और इसका मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। ओके, तो ये था स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। समझिए, यहाँ विशेष स्थिति या अवस्था से क्या मतलब है? मान के चलिए कोई स्प्रिंग है, ठीक है, कोई एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को अगर आप संकुचित करें, कंप्रेस करें, कंप्रेस करने पर क्या होगा कि वो उसके जो छल्ले हैं वो पास पास आ जाएंगे, और अगर आप इसको छोड़ते हैं तो इसकी जो ये वाली जो पोजीशन है, जब आपने इसको कंप्रेस किया, पास पास लेके आया, तो वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई। ठीक है, अगर आप एकदम छोड़ते हैं इसको तो फिर स्प्रिंग क्या होगी? फैलेगी, और फैलते समय जो भी एनर्जी इसने एक्सेप्ट करी थी उसको वो रिलीज करेगी, छोड़ेगी। तो यहाँ पर ये यही वर्क डन में हम लोग इसको यूज़ करेंगे। खैर, सूत्र की स्थापना में देखते हैं। तो सूत्र की स्थापना में आप यहाँ पर डायग्राम बनाइएगा। ये इस तरह से एक फर्श या सरफेस को दिखाने के लिए यहाँ पर इस तरह से तिरछी लाइनें कर दी जाती हैं। एक गुटका रखा हुआ है पॉइंट ए पर, इसको आपको एच ऊंचाई तक उठाना है। ठीक है, तो एस ऊंचाई तक उठाने में आपको कितना काम करना पड़ेगा? तो यही किया गया का जो कार्य होगा या काम होगा, वर्कड होगा, ये वर्क ही आपका पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, यहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज आप लिखेंगे, डेफिनेशन तो नहीं कहेंगे, आर्टिकल है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप सूत्र की स्थापना की माना वस्तु का द्रव्यमान m तथा गुरुत्व त्वरण g है और वस्तु का भार mg। तो भार की दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, तो उस पर जो भार काम करेगा वो किसकी नीचे की तरफ होगा? m इंटू जी। वस्तु को एच ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य निकालना, बल इंटू विस्थापन, भार mg, और विस्थापन कितना कर रहे हैं? ऊपर तक ले जा रहे हैं, एच ऊंचाई तक ले गए, तो mgh। तो यहाँ पर ये mgh हुआ, और इसके बाद में यह किया गया कार्य ही वस्तु में स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप नेक्स्ट स्टेप में, जैसे आपने पिछले वाले आर्टिकल में W बराबर K किया था, यहाँ पर W बराबर U करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख देंगे, U इक्वल्स टू mgh, इतना जूल प्राप्त होगा। क्लियर है? इस तरह से 7 पॉइंट आपका यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अगले वाले पॉइंट पर आते हैं, नंबर 8 पर। 8 पॉइंट है कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम बताना है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ। तो यहाँ पर ठीक उसी तरह से है ऊर्जा संरक्षण के नियम में, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ किसके टर्म्स में बताना है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों के टर्म्स में बताना। जैसे पहले भी हम लोग कह चुके हैं कि मैकेनिकल एनर्जी ये है वो दो एनर्जियों का टोटल होता है। किस किस का? काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, यानी यू का। ठीक है, तो यहाँ पर m का जो मान है वो इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो देखिए इस नियम को जरा, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी u तथा गतिज ऊर्जा मतलब k, इन दोनों का योगफल क्या रहता है? आपका नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहने से भी समझ लीजिए, भी यहाँ पर एक चीज़ बता रहे हैं कि एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान घट जाएगा। अर्थात किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है? आपकी नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। जैसे मान के चलो, आपको भी मैंने बताया u प्लस के इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिए सभी लोग। मान के चलिए काइनेटिक एनर्जी 3 है और सॉरी पोटेंशियल एनर्जी 3 है और काइनेटिक एनर्जी 5 है, तो इसका टोटल कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। अब किसी स्थिति में मान लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ के हो गई आपकी 6। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी उसी रेशो में कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी उसी रेशो में कम हो जाएगी, लेकिन अभी भी इन दोनों का टोटल कितना आएगा? 8 ही आएगा। तो ये है कांस्टेंट होने से मतलब या नेट होने से मतलब। इसमें यू और के से सीधा मतलब है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का मान घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ जाएगा उसी अनुपात में। ठीक है, लेकिन दोनों का टोटल पहले जितना ही रहेगा। बस यही नियम इसको आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो यांत्रिक ऊर्जा का नियम, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम आप सभी लिख लेंगे। सभी बच्चे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है इस बात को आप सभी के साथ में बताने के लिए। सभी स्टूडेंट काफ़ी अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, धन्यवाद सभी के लिए। आइए अगले पॉइंट पर आते हैं। अगले पॉइंट में देखिए नंबर 9 पर आ रहे हैं, शक्ति यानी पावर किसको कहते हैं? तो यहाँ पर शक्ति का परिभाषा देखेंगे कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। कोई भी वस्तु
प्रति सेकंड, 1 सेकंड में कितना कार्य कर रही है उसको हम शक्ति कहते हैं। अथवा करके एक और परिभाषा है इसकी शॉर्ट में, कि किसी वस्तु के कार्य करने की समय दर को, किसी वस्तु के कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। कैसी राशि? अदिश राशि है। सूत्र क्या बनेगा इसका? सूत्र देखेंगे, शक्ति इक्वल्स टू होता है कार्य बटे समय। तो कार्य बटे समय को आप लिख सकते हैं, शक्ति को पावर यानी P से दिखा सकते हैं, कार्य को W और समय को T से। तो यहाँ से फॉर्मूला बॉक्स में लिखिएगा, P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। यहाँ से मात्रक भी आप लोग बना सकते हैं। W का मात्रक आपका जूल होता है, T सेकंड है, समय का मात्रक सेकंड होता है। और या तो जूल बटे सेकंड कहिए, या फिर इनको मिलाकर आप क्या कह सकते हैं? वाट। ठीक है, तो यहाँ पर शक्ति का मात्रक आज आप सभी ने समझा, जूल प्रति सेकंड अथवा वाट। अब यहाँ पर अगर 1 वाट की डेफिनेशन अगर आपसे कोई कहे, तो 1 वाट की डेफिनेशन में आपको क्या करना होगा कि यदि t बराबर 1 सेकंड, भाई इस फॉर्मूले से सीधा स्पष्ट है, p इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी आपने लिखा, तो यहाँ से सीधा स्पष्ट, अगर t बराबर 1 करोगे और w बराबर 1 जूल करेंगे, तभी आपको क्या मिलेगा? p इक्वल्स टू 1 वाट मिलेगा। तो यहाँ इस कंडीशन को फिलफिल करने के लिए आप लिखेंगे t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, W बराबर 1 जूल, और इसी तरह से P इक्वल्स टू 1 वाट। डेफिनेशन देखेंगे, यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम करूंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो आप लोग फिर देखने में चकते हो। तो यहाँ पर इस नेक्स्ट वीडियो के साथ में भी काफ़ी कुछ है, इसमें एक इसके बाद एक चैप्टर, एक पेज और है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी जानकारी है। चलिए, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी बताना है, तो उसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।